नमस्कार व्यूअर्स। आज हम खोसलास थ्योरी का एक आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। सो जो भी खोसलास थ्योरी के सब बचे हुए जो थ्योरेटिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले उसको आज मैं कंप्लीट करूंगी, जिससे कि हम नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल के सहारा जैसे कि हम लोग थ्योरी को समझते आए हैं वैसे ही। शुरू करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिन्होंने जो मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके ये बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मेरा वीडियोस आए आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली खोसलाज मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडी ये जो मेथड है इससे हम खोसलाज का ये जो मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे हम जो डिफरेंट पॉइंट्स है उसमें हम जो लैप्लेशियन इक्वेशन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, लैप्लेशियन इक्वेशन के थ्रू खोसलास मेथड का फ्लो नेट्स और मतलब आपका पोटेंशियल लाइन स्ट्रीम लाइन जो सॉल्व होता है, और हमारा जो फाउंडेशन के नीचे का जो सीपेज लाइन है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सारे हम लोग निकाल सकते हैं ये मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। क्यों ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट हुआ, क्यों यही पर्टिकुलर मेथड खोसला ने यूज किया? इसका रीजन है कि बाकी जो भी मेथड्स है वो टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे कि फ्लो नेट, हमारा मेन पर्पस क्या है? फ्लो नेट निकालना, इक्विपोटेंशियल और स्ट्रीमलाइन निकालना। इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन है पिछले वीडियो, जिन्होंने भी नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए। फ्लो नेट डिटरमाइन सीपेज बिलो फाउंडेशन। ठीक है। ये जो कुछ फ्लो नेट हमको मेन निकालना रहता है, और ये जो सॉल्व होता है लैप्लेशियन मेथड, जो फोस्लास थ्योरी का लैप्लेशियन मेथड जो है वो सॉल्व होता है बाय मैथमेटिकल इलेक्ट्रिकल एनालॉगी, मैथमेटिकल इलेक्ट्रिकल एनालॉगी मेथड, फिर होता है ग्राफिकल मेथड। हाँ, ये सारे डिफरेंट मेथड है जिससे कि हम फ्लो नेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट ये सारे जो है ये सारे टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इसका मेन प्रॉब्लम क्या होता है? टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग होने के वजह से हमको ऑब्वियसली खोसला ने एक बेटर मेथड बोला है। वो क्या होता है? ये मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब यूज में आया है। ठीक है। ये मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कैलकुलेट करता है? ये जनरली सिंपल प्रोफाइल निकालता है, जैसे कि सिंपल प्रोफाइल्स यूजफुल। इस मेथड को निकालने के लिए सिंपल प्रोफाइल यूजफुल आर। कौन कौन से प्रोफाइल हम यूज करते हैं इस मेथड के जरिए? जो फ्लो नेट है उसको निकालने के लिए हम बेसिकली जो हमारा डैम का जो पिक्चर होता है उसका कौन कौन सा साइड को हम कंसीडर कर सकते हैं। मतलब ये जो डैम हुआ हमारा, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, फिर अपस्ट्रीम के बॉटम का सीपेज, डाउनस्ट्रीम के बॉटम का सीपेज, फिर डेप्थ ऑफ पाइल, ये सारे ये जो फिगर है इसका हमारा मेन कौन कौन से प्रोफाइल, कौन कौन से सेक्शन को कंसीडर करना जरूरी है। फ्लो नेट एग्जैक्ट जो हमारा फाउंडेशन के बिलो जो फ्लो नेट, ये स्ट्रीम लाइन, सेमी इक्विपोटेंशियल लाइन, सीपेज, वाटर लाइन जो गया है वो सारे निकालने के लिए तो कौन कौन सा प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है इस डैम के स्ट्रक्चर का? फर्स्ट होता है हॉराइजॉन्टल फ्लोर विथ शीट पाइल। शीट पाइल अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। ठीक है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में ये की पॉइंट हो गया। मतलब ये जो अपस्ट्रीम का जो फ्लोर है और ये जो अपस्ट्रीम का शीट पाइल है ये वाला,
और जो डाउनस्ट्रीम का फ्लोर है और जो शीट पाइल है ये वाला, इस प्रोफाइल को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट होता है हॉराइजॉन्टल फ्लोर विथ नो शीट पाइल। हॉराइजॉन्टल फ्लोर विथ नो शीट पाइल, कोई शीट पाइल ही नहीं, सिर्फ हॉराइजॉन्टल, यानी ये जो डैम हुआ सिर्फ ऐसा, ये जो हॉराइजॉन्टल ये फ्लोर, ये हॉराइजॉन्टल फ्लोर को कंसीडर किया जाए। नेक्स्ट, किस हर एक डैम में, जिस डैम में शीट पाइल नहीं प्रोवाइड किया गया हो तो उस डैम का सिर्फ फ्लोर को कंसीडर करेगा, उसका मेन प्रोफाइल है फ्लो नेट निकालने का, वो है हॉराइजॉन्टल फ्लोर। नेक्स्ट आ गया हमारा हॉराइजॉन्टल फ्लोर विथ इंटरमीडिएट शीट पाइल। इंटरमीडिएट शीट पाइल, इंटरमीडिएट शीट पाइल यानी ये ऐसे यहाँ बीच में, यहाँ डैम गया है, बीच में यहाँ कहीं शीट पाइल, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट, तो ये चार प्रोफाइल है हमको कंसीडर करना पड़ता है। एक है हॉराइजॉन्टल फ्लोर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में, एक हो गया जहां पे वर्टिकल विथ शीट पाइल, जहां पे शीट पाइल नहीं है उसका सिर्फ हॉराइजॉन्टल फ्लोर, और एक होता है हमारा डायग्राम जहां पे कि ना इंटरमीडिएट जो होता है शीट पाइल वो, ठीक है, ये सारे जो पिक्चर होता है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट है वी हैव टू कैलकुलेट फॉर सीपेज प्रेशर एट, ये जो की पॉइंट्स है, ये जो मैंने बोला की पॉइंट से, इसी ये सारे प्रोफाइल से ही हम सीपेज फ्लो या फिर फ्लो रेट्स निकालते हैं। तो हमें इस की पॉइंट्स का, ये अपस्ट्रीम का शीट पाइल के साथ की इसको बोला है की पॉइंट, या फिर ये डाउनस्ट्रीम का फ्लोर उसके साथ डाउनस्ट्रीम का शीट पाइल, ये एक हो गया की पॉइंट, या फिर इंटरमीडिएट ये जो फ्लोर है और इंटरमीडिएट शीट पाइल ये एक हो गया की पॉइंट। सो इस पर्टिकुलर ये जो डिफरेंट हमारा की पॉइंट्स है, इसमें हमको क्या निकालना पड़ता है, कैलकुलेट सीपेज प्रेशर या फिर वाटर प्रेशर, है ना, वाटर प्रेशर एट ईच की पॉइंट्स एंड अप्लाई करेक्शन फॉर इट। इसमें जो भी करेक्शन होता है उसको अप्लाई करना है, यही तो है मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब देखते हैं, ये हो गया हमारा सारा खोसला सिंपल प्रोफाइल। ये फर्स्ट है, देखिए फिगर ए, इसमें क्या बोला है, ये हॉराइजॉन्टल फ्लोर हो गया, ये हो गया हॉराइजॉन्टल फ्लोर, इसके साथ ये हो गया इसका अपस्ट्रीम शीट पाइल। फिर अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो गया खोसला मतलब आपका हो गया डायग्राम बी पे, वो होगा हॉराइजॉन्टल फ्लोर विथ डाउनस्ट्रीम शीट पाइल, है ना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये हो गया सिर्फ और सिर्फ फ्लोर जहां पे कोई शीट पाइल प्रोवाइड नहीं हुआ, इसलिए आप ख्याल करिएगा कि इसमें जो फ्लोर थिकनेस है वो ज्यादा है सी पोर्शन पे। और नेक्स्ट लास्ट जो लास्ट प्रोफाइल है वो हो गया हॉराइजॉन्टल फ्लोर, तो है ये वाला अपस्ट्रीम साइड डाउनस्ट्रीम, और ये बीच में क्या होगा, ना अपस्ट्रीम में ना डाउनस्ट्रीम में, ये हो गया इंटरमीडिएट शीट पर, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, जैसे कि ये शीट पाइल का ये डिफरेंट पॉइंट, जैसे कि ये रहा E1 C1 D1, ठीक है। अगर हम फिगर ए कंसिडर कर रहे हैं, अब फिगर बी पे आइए, फिगर बी पे इसका की पॉइंट्स क्या है, ये रहा E C D। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फिगर पे जो की पॉइंट्स है, इस पॉइंट पे जहां पे कि ना प्रेशर, वाटर प्रेशर जो है हमारा मेन क्या था, ये पॉइंट लास्ट पॉइंट की कैलकुलेट वाटर प्रेशर एट ईच की पॉइंट एंड अप्लाई करेक्शन फॉर इट। सो इसमें हमारा की पॉइंट्स में वाटर प्रेशर निकालना है, और उसके सहित उस वाटर प्रेशर में कितना वो वाटर प्रेशर सही है या फिर उसका कुछ करेक्शन का जरूरत है कि नहीं, जो कि हम देखेंगे, वो करेक्शन वहां पे अप्लाई करना है। तो ये है बेसिक मेथड ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए आता है करेक्शन, अब किस किस चीज के लिए हमको करेक्शन अप्लाई करना पड़ता है। फर्स्ट करेक्शन आएगा वो है करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस। सो करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस इज व्हाट, C is equal to 19 under root of D by B dash into स्मॉल d प्लस कैपिटल D by B। अच्छा, B हम फिगर से देख सकते हैं, B क्या है, B है हमारा टोटल फ्लोर लेंथ। अच्छा, फिगर पे मेंशन नहीं है ना, सो B हो गया टोटल फ्लोर लेंथ, ये हो गया B।
टोटल फ्लोर लेंथ। बी हो गया टोटल फ्लोर लेंथ। स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी होता है जो शीट पाइल है ना, शीट पाइल का ये डेप्थ, ये हो गया स्मॉल डी। मैं मार्क कर रही हूँ एक एक चीज को। और ये कैपिटल डी क्या हो गया? कैपिटल डी होता है ऑन विच इन्फ्लुएंस इज टू बी कैलकुलेटेड। वो हम इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, वो हम समझेंगे क्या चीज होता है कैपिटल डी। कैपिटल डी ऑन विच द इन्फ्लुएंस टू बी कैलकुलेटेड ऑफ द फॉरवर्ड और रियर शीट फाइल, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है स्मॉल डी हो गया, कैपिटल डी हो गया, बी हो गया टोटल फ्लोर लेंथ, और बी डैश क्या होता है? ये बी डैश जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू शीट फाइल। यानी बी डैश क्या होगा? अगर हम इंटरमीडिएट शीट फाइल या फिर अपस्ट्रीम शीट फाइल, इन दोनों के बीच के शीट फाइल के दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस क्या है उसको अगर कंसीडर करेंगे तो ये होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, वो होगा बी डैश, ठीक है। अगर हम अपस्ट्रीम और इंटरमीडिएट शीट फाइल को लेते हैं तो वो हो गया बी डैश, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अच्छा, और एक चीज करेक्शन, ये जो करेक्शन है, करेक्शन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा फॉर पॉइंट्स इन रियर। करेक्शन इज पॉजिटिव फॉर रियर और बैक वाटर। रियर पाइल्स या फिर बैक वाटर के लिए करेक्शन पॉजिटिव। वैसे ही सिमिलरली करेक्शन नेगेटिव फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फॉरवर्ड, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब चलिए ये स्टेटमेंट पे आइए। Suppose in the above figure we are considering the influence of pile number 2। अगर हम पाइल नंबर 2 की बात देख रहे हैं, अगर हम पाइल नंबर 2 को कंसीडर कर रहे हैं, ये रहा हमारा पाइल नंबर 2। कौन सा है हमारा पाइल नंबर 2? हम देख सकते हैं ये हो गया हमारा पाइल नंबर 2। ये एक इंटरमीडिएट पाइल है। अच्छा सॉरी, मैं एक यहाँ पे डायग्राम में कंसिडर करूंगी इंटरमीडिएट पाइल। अगर पाइल नंबर 2 है तो हमारा बी डैश कहाँ से कहाँ तक होगा? बी डैश होगा ये फर्स्ट पॉइंट से पाइल नंबर 2, पाइल 1 और पाइल 2 के बीच का जो डिस्टेंस ये हो गया बी डैश। यहाँ अगर इंटरमीडिएट पाइल, अगर ये वाला इंटरमीडिएट पाइल होता तब वो होता बी डैश, ठीक है। तो चलिए अब हमारा ये जो पाइल नंबर 2 है, इन्फ्लुएंस ऑफ पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 पे क्या इन्फ्लुएंस होगा ड्यू टू पाइल नंबर 1। वी आर कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, नहीं, पाइल नंबर 2 का क्या इन्फ्लुएंस होगा पाइल नंबर 1 पे, ठीक है, फॉर करेक्टिंग द प्रेशर एट C1। अच्छा, चूंकि पाइल नंबर 2 है, हम अब समझते हैं ये क्या हो रहा है, इन्फ्लुएंस क्यों करेक्शन करना पड़ रहा है। जैसे कि हमने पढ़ा था ब्लिक थ्योरी, लेंस थ्योरी, अब हम पढ़ रहे खोसलास थ्योरी में। जैसे जैसे हम शीट पाइल करते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ फ्लो, वाटर का जो डिस्टेंस ऑफ फ्लो है वो बढ़ता चले जाता है। वाटर का हेड लॉस यानी रेसिडुअल जो वाटर का हेड है धीरे धीरे लॉस होते होते फिर वो जाके डाउनस्ट्रीम एंड में पूरा जीरो हो जाता है। अगर सोचिए यहाँ वाटर हेड है हमारा स्मॉल एज, तो यहाँ अपस्ट्रीम में होगा स्मॉल एज, डाउनस्ट्रीम में आते आते वो जीरो हो जाएगा, इमर्ज करेगा डाउनस्ट्रीम में जीरो, है ना। ये रेसिडुअल एज ही तो उसके थ्रू आउट द फ्लो स्ट्रीम लाइन जो ये फ्लो हो रहा है, रेसिडुअल फ्लो धीरे 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 लॉस हो जाता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अच्छा, तो चूंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो के तरफ लॉस हो रहा है, फिर इसका मतलब क्या है, ये जो शीट पाइल अगर हम 1 पे दे रहे, यहाँ पे शीट पाइल दे रहे, तो ऑब्वियसली इस शीट पाइल की वजह से ये फ्लो ऑफ पाथ बढ़ा, तो रेसिडुअल होल्ड कम हुआ। फिर जाके शीट पाइल अगर यहाँ पे 2 है, ये अगर 2 शीट पाइल है, तो यहाँ पे आके फ्लो जो होगा ये एच, फिर एच डैश बन जाएगा क्योंकि रेसिडुअल हेड और एच नहीं रहेगा, ये फ्लो होते होते वाटर कुछ लॉस होगा। लेकिन अगर हमारा यहाँ शीट पाइल नंबर 1 नहीं रहा, अगर पाइल नंबर 2 के रिस्पेक्ट पे पाइल नंबर 1 नहीं रहा, तो फिर क्या होगा, वाटर लाइन कैसे बनेगी हमारा, वाटर लाइन फिर हमारा बनेगा ऐसा स्ट्रेट, है ना, ऐसा स्ट्रेट बनेगा वाटर लाइन। वाटर लाइन स्ट्रेट बनेगा, फिर पाइल नंबर 1 हुआ यहाँ पे, तो ऐसे फ्लो होगा। तो फिर क्या पाइल नंबर 1 का कोई इन्फ्लुएंस होगा फिर इस पाइल पे? नहीं, क्योंकि पाइल नंबर 1 तो अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है सेकंड केस पे। तो इसीलिए डेफिनेटली पाइल 1, पाइल जितने भी पाइल्स है, तो एक दूसरे के मतलब नेबरिंग पाइल्स है, पाइल 1 पाइल 2 के ऊपर इफेक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट अगर पाइल 3 पे जाएंगे तो 2 का इफेक्ट 3 पे, तो हर एक पाइल, नेबरिंग पाइल एक दूसरे को इफेक्ट करता है। ये जो इन्फ्लुएंस के वजह से इसमें क्या होता है, करेक्शन इंक्लूड होता है कि एक्चुअल प्रेशर हम कितना बता रहे हैं। अगर पाइल नंबर 1 है,
सो पाइल नंबर 2 के ऊपर, और अगर नहीं है तो इसकी वजह से करेक्शन करना पड़ता है हमारा। जब हम फॉरवर्ड की तरफ फ्लो कर रहे हैं तब हमारा कितना होगा प्रेशर, और अगर हम बैकवर्ड की तरफ अगर देख रहे हैं तो कितना है वहां पे वाटर प्रेशर। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं। सो सपोज इन द अबव फिगर वी आर कंसिडरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ पाइल। तो यहाँ पे क्या बोला है कि पाइल नंबर 2 का इन्फ्लुएंस, पाइल नंबर 2 का इन्फ्लुएंस पाइल नंबर 1 के ऊपर। ठीक है, यहाँ क्या है हमारा मेन डायग्राम, पाइल नंबर 2 का इन्फ्लुएंस पाइल नंबर 1 के ऊपर। सो पाइल नंबर 2 का इन्फ्लुएंस पाइल नंबर 1 के ऊपर क्या बोला है, सो फॉर करेक्टिंग द प्रेशर एट C1। तो हम मेन है हमारा 1 के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस है देख रहे हैं। तो ये जो प्रेशर है E1 D1 C1, यहाँ पे हमारा इसका करेक्शन करना पड़ेगा पाइल नंबर 2 के वजह से। चलिए, तो करेक्टिंग द प्रेशर एट C1, तो C1 यहाँ से हम देख सकते हैं C1 का नेबरिंग पॉइंट क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन पे देखेंगे तो E2 है ना, इसके बगल में नेबरिंग, इसका एग्जैक्ट इसका सिमेट्रिकली क्या है, इसके बगल में नेबर क्या है C1 का E2। So C1 का करेक्शन, करेक्टिंग द प्रेशर एट C1 सिंस द C1 इज रियर, रियर यानी बैक है E2 के रेस्पेक्ट पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो ऐसा है ना, डायरेक्शन अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम की तरफ, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउनस्ट्रीम, तो फ्लो हमारा तो इस डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन में है तो ये हो गया फॉरवर्ड साइड, अगर ये फॉरवर्ड हुआ पाइल नंबर 2 तो ये बैक या फिर रियर होगा पाइल नंबर 1। तो C1 क्या होगा, इज इन द रियर, तो C1 होगा रियर। दिस करेक्शन शैल बी पॉजिटिव, क्योंकि मैंने अभी यहाँ बोला कि करेक्शन पॉजिटिव है फॉर रियर और बैकवाटर के लिए। तो चूंकि C1 रियर है विथ रेस्पेक्ट टू E2, पाइल नंबर 2 का जो E2 का पोजीशन है, इसलिए C1 पे जो करेक्शन होगा वो होगा पॉजिटिव, while द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू E2। और अगर हम लोग E2 पे देखें ड्यू टू पाइल नंबर, अब हम लोग अगर वाइस वर्सा देखें कि पाइल नंबर 1 का जो इन्फ्लुएंस है पाइल नंबर 2 पे, अगर हम E2 पे निकालना चाहे तो C1 का क्या क्या इन्फ्लुएंस होगा, ऐसा अगर E2 का निकालना चाहे प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू C1, तो E2 चूंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, फ्लो अब किस डायरेक्शन में होगा, तो ये चूंकि फॉरवर्ड के पोजीशन पे है E2, तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब वही लिखा है देखिए कि करेक्शन टू बी अप्लाइड टू E2, correction to be applied to E2 due to pile number 1 shall be negative since the E2 is in the forward direction of flow. Similarly, correction at C2 क्या हो जाएगा, C2 अब किसके रिस्पेक्ट पे होगा, अगर हम लोग पाइल नंबर 3 का देखेंगे तो C2 रियर पे है, तो रियर है विथ रेस्पेक्ट टू पाइल नंबर 3 है ना, C2 ड्यू टू पाइल नंबर 3, तो C2 चूंकि रियर में है तो हमारा रियर हम जानते हैं पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। वैसे ही सिमिलरली अगर हम लोग E2 पे देखें ड्यू टू पाइल नंबर 1, अब अगर हम लोग E2 पे देखें पाइल नंबर 1 C1 की वजह से, तो E1 E2 क्या है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे है, फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में E2 विथ रिस्पेक्ट टू पाइल नंबर 1, तो ये हो जाएगा फिर नेगेटिव। ठीक है, तो ये होगा हमारा करेक्शन फॉर म्यूचुअल इंटरफेरेंस। अच्छा, अब मैं आती हूँ करेक्शन फॉर फ्लोर थिकनेस, क्योंकि हमारा जितने जितने भी पोजीशंस है, करेक्शन फॉर फ्लोर थिकनेस, म्यूचुअल इंटरफेरेंस, स्लो, तो वो हम करेक्शंस देख ले रहे हैं फॉर हमारा ये जो प्रोफाइल से, जो भी मैंने प्रोफाइल से क्लास में डिस्कस किया है उसके ऊपर करेक्शंस। ओके, सो अब आता है हमारा करेक्शन ऑफ फॉर फ्लोर थिकनेस। करेक्शन फॉर फ्लोर थिकनेस क्या होता है, ये जो हमारा फ्लोर का थिकनेस है, एक्चुअली हम लोग जनरली डिजाइन पर्पस के लिए क्या मानते हैं, हम लोग फ्लोर थिकनेस को नेग्लिजिबल लेते हैं कि नहीं, फ्लोर थिकनेस को हम फ्लोर थिकनेस कंसिडर्ड एज नेग्लिजिबल। हम लोग जब एज्यूम करते हैं थ्योरी को डिस्क्राइब करते हैं, जब मतलब सॉरी खोसलास ने जब थ्योरी को डिस्क्राइब किया है तो फ्लोर थिकनेस को क्या, नेग्लिजिबल, है ना। सो ये नेग्लिजिबल फ्लोर थिकनेस है, तो ये तो इसमें फिर करेक्शन लगेगा, क्योंकि जब फ्लोर थिकनेस नेग्लिजिबल है, ध्यान से देखिएगा, सो ये फिर एक लाइन बनती है, ये लाइन होगी, तो वो होगा फिर हमारा E1 E2 सी मतलब E1 डैश C1 डैश, ये रहा ये वाला पॉइंट E1 डैश C1 डैश। अच्छा, लेकिन अगर हमारा फ्लोर का थिकनेस हो, अगर हम फ्लोर को कंसिडर करेंगे तो फ्लोर के अंदर तो और कंसिडर नहीं करेंगे, तब हमारा एक्चुअल पॉइंट क्या हो जाएगा, E1 C1 फ्लोर के बॉटम पे हो जाएगा ना वाटर प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई होगा फिर वाटर प्रेशर, है ना। सो तब होगा हमारा करेक्शन ड्यू टू फ्लोर, ये जो थिकनेस ऑफ फ्लोर है इसकी वजह से करेक्शन अप्लाई होगा। सो फ्लोर थिकनेस का करेक्शन क्या होगा,
बट एक्चुअल फ्लोर थिकनेस है हमारा E1 C1 बॉटम पे, बट हम लोग एज्यूम करते हैं कि E1 C1 E1 डैश C1 डैश टॉप पे है, तो इस वजह से करेक्शन। सो करेक्शन जो होता है, मैं यहाँ लिखना चाहूंगी कि करेक्शन जो E1 है, करेक्शन E1 एंड C1 जो होगा वो होगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल है, ये पॉजिटिव, ये सी पे जिस डायरेक्शन पे ही होगा ना, फ्लोर के नीचे। लेकिन इसका जस्ट वाइस वर्सा होगा, फिर करेक्शन फॉर E1 डैश एंड C1 डैश, ये तो अपवर्ड पॉइंट हो गया ना, हम देख सकते हैं ये रहा, ये वाला E1 डैश और C1 डैश, तो ये क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव। ठीक है, सो ये रहा हमारा फ्लोर थिकनेस के वजह से करेक्शन। तो चलिए अब हम देख लेते हैं करेक्शन ड्यू टू फ्लोर थिकनेस, समझ में आया। अब देखते हैं करेक्शन फॉर स्लोप ऑफ फ्लोर। सो अब करेक्शन फॉर स्लोप ऑफ फ्लोर क्या होता है, फोस्लास ने एक ये टेबल दिया है करेक्शन, आप देख सकते हैं, ये रहा टेबल्स के कुछ वैल्यूज, कि अगर स्लोप ऐसे ऐसे है तो करेक्शन फैक्टर उसके अगेंस्ट में दिया हुआ है। अच्छा, करेक्शन कौन कौन से पॉइंट में, ये हम देख सकते हैं डायग्राम में, एक अपस्ट्रीम स्लोप और एक डाउनस्ट्रीम स्लोप। यहाँ पे स्लोप पे करेक्शन तो आएगा, क्योंकि हम फ्लो को कंसीडर कर रहे हैं कि ऐसा स्ट्रेट फ्लो है, हमारा फ्लोर जो है वो तो स्ट्रेट कंसीडर करेंगे ना, स्ट्रीमलाइन नीचे फ्लोर के अलाउंग फ्लो हो रहा है। लेकिन हमारा अचानक से डैम का क्या होगा, स्लोप ऐसे अपस्ट्रीम ऐसे उठ गया, फ्लोर तो और हॉरिजॉन्टल नहीं रहा। तो हम लोग जैसे कि सर्वे में भी पढ़ते हैं ना, ये जो सैग होता है, जब लाइन हमारा स्ट्रेट नहीं रहता, तो ये सैग की वजह से करेक्शन, वैसे ही यहाँ स्लोप की वजह से करेक्शन, करेक्शन फॉर स्लोप वहां भी होता है सर्वेइंग में, तो वहां यहाँ भी वैसे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में भी हमारा करेक्शन फॉर हॉरिजॉन्टल फ्लोर है। ठीक है, सो करेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू द की पॉइंट्स, तो की पॉइंट्स ऑफ द पाइल लाइन फिक्स्ड एट द स्टार्ट और द एंड ऑफ स्लोप, यानी यहाँ पे हमारा करेक्शन, मैं पॉइंट को मार्क करूंगी, अगर इस पॉइंट में हमारा क्या बोलते हैं, हमारा पाइल हुआ, ठीक है, शीट पाइल हुआ, तभी जाके करेक्शन होगा इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, जहां पे स्लोप स्टार्ट या फिर एंड हो रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग या फिर एंड पे, तो यहाँ पे करेक्शन, अगर शीट पाइल हुआ तो यहाँ पे करेक्शन होगा, या फिर एंड में यहाँ पे भी हो सकता है, इस 4 पॉइंट में ही बेसिकली हमारा करेक्शन होगा, जहां पे स्लोप स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है, यही है बेसिक की पॉइंट्स। सो दस इन फिगर करेक्शन इज एप्लीकेबल ओनली टू पॉइंट E2। क्यों E2 पे सिर्फ अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो और कोई शीट पाइल नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे और कोई, इसको आप शीट पाइल ना समझिएगा, क्योंकि ये एक डैश लाइन शो किया है, ये BS को शो करने के लिए, BS कितना डिस्टेंस है ना, जो स्लोप है ना, ये हमारा जो स्लोप है, स्लोप का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को शो किया है BS। ठीक है, स्लोप, विड्थ ऑफ स्लोप BS से रिप्रेजेंट किया गया है, विड्थ ऑफ स्लोप दैट इज BS। तो इसको इसीलिए ये शीट पाइल नहीं है ये वाला। तो यहाँ पे हमारा शीट पाइल कहाँ पे है, सिर्फ 2 पॉइंट पे है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डाउनस्ट्रीम का जो स्लोप है एंड हो रहा है, तो ये हमारा की पॉइंट्स बनता है, मैंने 4 की पॉइंट्स बोला ना, स्टार्टिंग और एंडिंग पे वहां पे करेक्शन अप्लाई होगा। तो इसीलिए सिर्फ ये जहां जिस पॉइंट पे एंड हो रहा है, कौन से पॉइंट पे एंड हो रहा है, पॉइंट E2 पे जाके एंड हो रहा है, तो इसीलिए सिर्फ स्लोप करेक्शन कहाँ पे लगेगा, पॉइंट E2 पे, क्योंकि वहां जाके स्लोप एंड हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई यहाँ पे आप स्टेटमेंट देख लीजिए, मैं मार्क कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, सिंस द स्लोप इज डाउन एट पॉइंट E2 इन द डायरेक्शन ऑफ लेयर, हेंस द करेक्शन, करेक्शन फिर क्या होगा, देखिए यहाँ करेक्शन लिखा हुआ है पॉजिटिव फॉर डाउन एंड नेगेटिव फॉर अप स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव फॉर डाउन एंड नेगेटिव फॉर अप स्लोप। सो पॉजिटिव होगा हमारा करेक्शन, और क्योंकि हमारा स्लोप जो है वो डाउनवर्ड है, क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड होने से यहाँ फिर ये हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव लिया जाता है जब स्लोप एंड हो रहा है, ठीक है, डाउन हो रहा है। लेकिन स्लोप अप के समय ये तो हॉरिजॉन्टल से बिगड़ रहा है कि नहीं, अगर हम लोग इसको सिंपल भाषा में समझना चाहे तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, हमारा मेन हॉरिजॉन्टल फ्लोर क्या, हमारा फ्लोर क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल। लेकिन जैसे ही स्लोप अपवर्ड उठता है तो वो हॉरिजॉन्टल को छोड़ता है, हॉरिजॉन्टल से बिगड़ रहा है हमारा फिगर, है ना। चूंकि ये बिगड़ रहा है मतलब ये स्लोप गेन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव स्लोप फॉर अपस्ट्रीम पर्पस।
और चूंकि डाउनस्ट्रीम स्लोप जो होता है ये अब क्या करेगा, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर को कंसीडर करने जा रहा है, मतलब अब ये जाके हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ अटैच होने जा रहा है, इसलिए ये स्लोप का वैल्यू क्या होता है, हम डाउनस्ट्रीम स्लोप को पॉजिटिव लिया जाता है। इसको हम लोग ऐसे एक ट्रिक के हिसाब से समझ सकते हैं, ठीक है, इसको याद करने के लिए कि अपस्ट्रीम चूंकि हॉरिजॉन्टल फ्लोर को, ये ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर आ रहा था अपस्ट्रीम, हमारा सॉरी हॉरिजॉन्टल फ्लोर आ रहा था, अचानक से हमारा क्या हो गया, यहाँ स्लोप गेन कर गया, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर को इसने छोड़ दिया, तो ये तो नेगेटिव बात हो गई है कि नहीं। फ्लोर तो होना चाहिए हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमारा सीपेज लाइन स्ट्रीम लाइन सारे हॉरिजॉन्टल फ्लोर के नीचे से ही ना फ्लो होंगे। सो वैसे ही ये जो स्लोप अगर डाउनस्ट्रीम स्लोप है, तो ये अब क्या, ये हॉरिजॉन्टल फ्लोर के साथ मिलने वाला है, तो ये फिर एडेड एडवांटेज है, तो इसलिए ये वाला स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे हम ट्रिक के सहारे हम इसको याद रख सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं, एग्जिट ग्रेडियंट। तो ये हमारा कुछ पॉइंट्स, ये जो करेक्शन फॉर स्लोप के लिए हो गया, और उसका करेक्शन फैक्टर ये सब कोस्टा ने दे दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जिट ग्रेडियंट। एग्जिट ग्रेडियंट क्या होता है, एग्जिट ग्रेडियंट दैट इज जीई। एग्जिट ग्रेडियंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जीई से। एग्जिट ग्रेडियंट ई यानी एग्जिट जी ग्रेडियंट, एग्जिट ग्रेडियंट इज इक्वल टू एच बाई डी, कैपिटल एच बाई डी इज इक्वल टू 1/पाई इंटू लैम्डा। अच्छा, ये एच तो यानी डेप्थ ऑफ फ्लो, ठीक है, समझ में आया। डी यानी डेप्थ ऑफ पाइल, और ये लैम्डा क्या हुआ, लैम्डा की वैल्यू यहाँ लिखी हुई है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बाई 2। अब ये अल्फा क्या होता है, टोटल फ्लोर लेंथ, ये जो हमारा डैम है ना, यहाँ पे ये पाइप सोचिए, यहाँ पे है अपस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम हो गया, ये डाउनस्ट्रीम हो गया, है ना, यहाँ पे पानी अपस्ट्रीम पे। अच्छा, तो ये अल्फा क्या होगा, ये जो टोटल फ्लोर लेंथ है यानी बी फ्लोर लेंथ, और ये हो गया डी, और ये तो होता है हमारा जितना भी हेड ऑफ वाटर कैपिटल एच, ये डेप्थ ऑफ पाइल ये कैपिटल स्मॉल डी, है ना। सो बी और डी का रेशियो वो होता है अल्फा। सो फॉर, अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ अल्फा दैट इज बी बाई डी, करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ये जो क्योंकि ये जो लैम्डा है, ये जो लैम्डा है हम इक्वेशन से देख सकते हैं, ये डायरेक्टली अल्फा पे डिपेंडेंट है कि नहीं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। सो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, है ना, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ 1/पाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा कैन बी रीच, क्योंकि लैम्डा जो कि है अल्फा पे डिपेंड है, अगर अल्फा हमको पता है तो हम लैम्डा या फिर ये जो टोटल टर्म है एग्जिट ग्रेडियंट में 1/पाई, पाई की वैल्यू तो फिक्स्ड होती है, सो 1/पाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा वी कैन कैलकुलेट। So now knowing h and small d, the value of g can be easily calculated. So exit gradient calculate must lie within safe limit as given below. ये रहा हमारा safe limit exit gradient, ये रहा safe exit gradient। अगर हमारा सॉइल टाइप है ये, फिर हो गया कोर सैंड, ये हो गया, फिर ये जो भी हमारा सॉइल टाइप है उसके बेसिस पे हमारा एग्जिट ग्रेडियंट ये है, इसका परमिसिबल लिमिट, सेफ लिमिट। अगर इसको क्रॉस कर रहा है मतलब हमारा वो जो सॉइल है या फिर इसकी स्टेबिलिटी है वहां डिस्टर्ब हो रही है, तो ये हमारा सेफ एग्जिट ग्रेडियंट। इसीलिए क्योंकि हमने जब इसका कोस्टास थ्योरी का पिछले वीडियो में भी, जैसे हमने वीडियो जब थ्योरी को डिस्क्राइब किया है इनिशियल स्टार्टिंग बेसिक से, तब मैंने एग्जिट ग्रेडियंट, सेफ एग्जिट ग्रेडियंट, क्यों ये एग्जिट ग्रेडियंट डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम का ये जो एग्जिट का जो ग्रेडियंट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में जाके क्या होता है हमारा ये जो सीपेज वाटर है ये डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है फ्लोर को, तो फ्लोर का जो मटेरियल है वो उसके वेट के वजह से ये बैलेंस करके रखता है ये सीपेज फ्लो को, तो ये जिससे कि वहां पे अंडर पाइपिंग फेलियर ना हो। तो ये सारा रीजन है, हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका है कि एग्जिट ग्रेडियंट के बारे में कर चुके हैं हम लोग। सो जिन्होंने भी नहीं देखा हो, अगर मेरे चैनल पे नए हैं आज वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज आप लोग मेरे पिछले वीडियोस को देख लीजिएगा। अच्छा, ये रहा हमारा एग्जिट ग्रेडियंट निकालने का, और सेफ लिमिट जिसके अंतर्गत हमारा एग्जिट ग्रेडियंट होना चाहिए हमारा स्टेबिलिटी के लिए, हमारे स्ट्रक्चर का, ये वैल्यू खोसला ने इस टेबल पे दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चलिए देख लेते हैं, क्या है कि अपलिफ्ट प्रेशर मस्ट बी केप्ट लो फॉर सेफ्टी, है ना, अपलिफ्ट प्रेशर वो ऑब्वियसली कम होना चाहिए सेफ्टी के लिए, जिससे कि हमारा डैम, अभी मैंने तो बोला ये जो अपलिफ्ट प्रेशर है जो कि फोर्स दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है फ्लोर को,
वो विद इन द परमिसिबल लिमिट होना चाहिए जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहा। फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी कैन सी दैट डी इज 0। अगर डी की वैल्यू 0 हो जाती है, सोचिए तो अगर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, तो न्यूमरेटर क्या होगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर एग्जिट ग्रेडियंट फिर इनफाइनाइट हो जाता है। हेंस वर्टिकल कट ऑफ डाउनस्ट्रीम एग्जिट ग्रेडियंट इज मस्ट, है ना? तो एग्जिट ग्रेडियंट इनफाइनाइट हो जाता है, यानी ये सेम। तो हमारा वर्टिकल कट ऑफ मतलब सॉरी, अगर डी 0 हो जाता है तो एग्जिट ग्रेडियंट इनफाइनाइट, एग्जिट ग्रेडियंट बढ़ जाता है, अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ जाएगा, तो वो हमारा अनसेफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा डाउनस्ट्रीम में ये जो डेप्थ ऑफ पाइल है या फिर पाइल जो है वो मस्ट है, वो प्रोवाइड करना ही करना पड़ेगा जिससे कि सेफ्टी बनी रहे, ठीक है? सो आज का वीडियोस यही तक था। थैंक यू मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करने के लिए। प्लीज़ और भी ज़्यादा वॉच कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेटेड रहूँ और ऐसे ही वीडियोस आपको आप लोगों के लिए लाते रहूँ। और आप सबको रिक्वेस्ट है कि जो भी आप लोगों को मेरे वीडियो से अगर कुछ डाउट है या फिर और भी ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर, तो प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कीजिएगा जिससे कि मैं आप सबको हेल्प कर सकूं, आप लोग के लिए वीडियोस ला सकूं। थैंक यू। और मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट एक क्वेश्चन का सेट रखूंगी जिससे कि क्योंकि सामने भी एसएससी जेई का एग्जाम है तो आप लोग को हेल्प हो सके। सो थैंक यू डियर ऑल एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।